प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। अर्थात फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र है, जो कि 4 अक्टूबर 1958 से लागू किया गया है, हम इसी ही पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताओं को आपको समझाएंगे। मैंने पिछले लेक्चर में फ्रांस के संविधान का संवैधानिक विकास और फ्रांस के संविधान के अध्ययन का क्या महत्व है, ये दोनों बातें समझाई थी। और फिर मैंने ये कहा था कि अगला जो हमारा लेक्चर होगा वह पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में ही होगा। तो आज का हमारा लेक्चर इसी संदर्भ में है। किस संदर्भ में? फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र है भाई, जो कि 4 अक्टूबर 1958 से लागू किया गया है, उसी ही संविधान की विशेषताओं को हमें समझना है। मैंने नोट कर दिया फ्रांस के संविधान, पंचम गणतंत्र की विशेषताएं, अर्थात फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। चूंकि आप जिस संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में फ्रांस का जो संविधान है उसमें आपको 4 अक्टूबर 1958 से जो संविधान लागू किया गया उसी का अध्ययन करना है, तो उसी की विशेषताएं हम आपको समझाएंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन जो एक लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फ्रांस के संविधान की विशेषताएं देखिएगा भाई, पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान की विशेषताओं की बात आए, आपको मैं एक सूत्र दे रहा हूँ, इसके माध्यम से आप किसी भी देश के संविधान की विशेषताओं को ठीक से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ नोट किया है राज्य जीवन मार्ग संविधान। क्या मतलब हुआ भाई? दुनिया का चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, सभी राज्यों का अपना एक जीवन मार्ग होता है, जो कि वहाँ की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार चुना जाता है। और जो जीवन मार्ग चुना जाता है वह जीवन मार्ग ही संविधान कहलाता है। और इस संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को किस रूप में शक्तियां दी जानी है, अर्थात यहाँ शक्तियों का वितरण किया जाता है। इसी के साथ में शासन का जो संगठन है, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संगठन का भी उल्लेख किया जाता है। और व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का भी इसमें उल्लेख किया जाता है। इसलिए संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह या समुच्चय होता है, जिसमें शासन के संगठन, शासन के अंगों में शक्ति वितरण और शासन के सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। ये सब बातें आपको किसी भी देश के संविधान का अध्ययन करना हो ध्यान रखनी है कि भाई शासन का संगठन वहाँ किस प्रकार किया गया है, शासन के अंगों में शक्तियों का वितरण किस प्रकार से किया गया है, शासन के मूल सिद्धांत क्या है, और व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का उसमें क्या उल्लेख किया गया है। यही तो संविधान है। इन सभी लिखित और अलिखित नियमों का जो समुच्चय होता है, संग्रह होता है, वही तो संविधान कहलाता है। और मैंने यहाँ नोट किया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विशेषकर सरकार के इन तीनों अंगों का ही आपको ठीक से अध्ययन करना है कि भाई व्यवस्थापिका को क्या शक्ति दी गई है, इसके संगठन के बारे में क्या लिखा गया है संविधान में, कार्यपालिका को क्या शक्ति दी गई है, इसके संगठन के बारे में क्या लिखा गया है संविधान में, न्यायपालिका को क्या शक्ति दी गई है, इसके संगठन के बारे में संविधान में क्या लिखा गया है। यही तो अध्ययन करना है हमें, और अध्ययन ही क्या करना है। या फिर जो है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी का अध्ययन करना है कि भाई संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया है। बस इन्हीं का जो संग्रह होता है, समुच्चय होता है, वही तो संविधान होता है। अब चूंकि यहाँ इन सभी की जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को हम विशेषताओं के माध्यम से समझाएंगे। और मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए फ्रांस के संविधान की सभी महत्वपूर्ण बातें यहाँ नोट कर दिए। मैं आपको 20 बिंदुओं के माध्यम से फ्रांस के संविधान की विशेषताओं को समझाऊंगा। ये संपूर्ण रूप में फ्रांस के संविधान का निचोड़ है। ये सब बातें समझने के बाद में शेष रहेगा ही क्या? कोई बात शेष रह ही नहीं सकती है। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ मैं फ्रांस के संविधान की अर्थात पंचम गणतंत्र के संविधान की जो विशेषताएं बतला रहा हूँ, ये केवल बिंदु ना माने, बल्कि फ्रांस के संविधान का संपूर्ण निचोड़ है, सार संग्रह है ये। अगर ये समझ गए तो फ्रांस के संविधान को संपूर्ण रूप में समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। यस, देखिएगा वास्तव में
फ्रांस का जो संविधान है वह एक ऐसे संकट के समय में बनाया गया था जबकि वहाँ चतुर्थ गणतंत्र का संविधान मौजूद था, लेकिन वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बरकरार थी और कार्यपालिका के प्रधान अर्थात राष्ट्रपति के हाथों में इतनी शक्तियाँ नहीं थी। और वास्तविक रूप में उसी समय फ्रांस में, क्या कह रहा हूँ मैं, फ्रांस में सेना ने उस समय जो सरकार मौजूद थी उसके विरुद्ध विद्रोह किया और यह आरोप लगाया कि नव निर्मित जो मंत्रिमंडल है उसके कारण यहाँ राजनीति में अस्थिरता बनी हुई है। इस कारण सरकार के विरुद्ध सेना ने विद्रोह किया और इसके साथ में विद्रोही सेना ने ये मांग की कि जो हमारा जनरल डी गॉल है, जनरल डी गॉल को वास्तविक रूप में शासन सत्ता सौंप दी जाए और इसके बाद में जनरल डी गॉल को ही शासन सत्ता सौंपी गई और जनरल डी गॉल ने ही एक नया संविधान का निर्माण किया जिसे कि जनरल डी गॉल का संविधान भी कहा जाता है। वास्तविक रूप में इस जनरल डी गॉल के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था। इसी कारण ये कहा जाता है कि फ्रांस के संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया था बल्कि वास्तविक रूप में जनरल डी गॉल और इसी के साथ में एक परामर्शदात्री सभा और थी जिसके अंतर्गत 35 सदस्य थे। इन्होंने संविधान का निर्माण किया। अब चूंकि जो परामर्शदात्री सभा थी जिसमें सदस्यों की संख्या 35 थी वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं थे, इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस के संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया बल्कि जनरल डी गॉल के नेतृत्व में फ्रांस का संविधान बनाया गया था, इसलिए इसे जनरल डी गॉल का संविधान कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ नोट किया है, विद्रोही सेना ने मांग की कि जनरल डी गॉल के नेतृत्व में एक संविधान का निर्माण किया जाए, शासन सत्ता जनरल डी गॉल को सौंपी जाए। ये विद्रोही सेना की मांग थी और इस मांग को स्वीकार किया गया। परंतु मैं यहाँ आपको सबसे पहले दो मूल बातें बता रहा हूँ कि भाई जो फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान है वह वास्तविक रूप में इससे पहले जो चतुर्थ गणतंत्र था, तृतीय गणतंत्र था, द्वितीय गणतंत्र था, प्रथम गणतंत्र था, उन सभी संविधानों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। और इसमें क्या किया गया कि वास्तविक रूप में राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलता को दूर करने का प्रयास किया गया। ये निचोड़ है इसका कि फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र का संविधान है जो कि क्या कहा है मैंने 4 अक्टूबर 1958 से लागू किया गया है। नया संविधान पंचम गणतंत्र का 4 अक्टूबर 1958 से लागू किया गया। इस संविधान में मुख्यतया राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि इससे पहले आए दिन मंत्रिमंडल बदलते रहते थे, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने का और प्रशासनिक दुर्बलता को दूर करने का प्रयास किया गया। समझ रहे हैं? किसमें? पंचम गणतंत्र में विशेषकर राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलता को दूर करने का प्रयास किया गया। और जनरल डी गॉल के नेतृत्व में जो 1958 में संविधान बनाया गया जो कि वास्तविक रूप में 28 सितंबर 1958 में जनमत संग्रह के द्वारा सहमति जनता ने दे दी थी और उस समय लगभग वास्तव में मतदाताओं का 80% भाग ऐसा था जिन्होंने कि जनमत संग्रह में भाग लिया था। मतलब 28 सितंबर 1958 को जनमत संग्रह ने स्वीकृति दे दी या जनमत संग्रह ने सहमति दे दी या जनता ने सहमति दे दी कि भी ठीक है ये संविधान लागू किया जाए। और उसके बाद 4 अक्टूबर 1958 को पंचम गणतंत्र का संविधान लागू किया गया। तो 1958 में जो ये संविधान बनाया गया था जनरल डी गॉल के द्वारा जो कि 4 अक्टूबर 1958 से लागू किया गया, इस संविधान का जो मूल मंत्र था वह था व्यवस्था और स्थायित्व। अर्थात पंचम गणतंत्र के संविधान में एक तो स्थायित्व के ऊपर बल दिया गया, मतलब राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने का प्रयास किया गया। अर्थात मंत्रिमंडल जो आए दिन बदलते थे इसको दूर कर दिया गया। कैसे कर दिया गया कि भाई मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी तो होगा लेकिन संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है और इसी के साथ में जो मंत्रिमंडल होगा वो संसद के सदस्य नहीं होंगे।
ऐसी व्यवस्था इसमें की गई, इसलिए स्थायित्व के ऊपर बल दिया गया। और इसी के साथ में यहाँ व्यवस्था के ऊपर बल दिया गया। व्यवस्था के ऊपर किस रूप में बल दिया गया? इस रूप में बल दिया गया कि वास्तविक रूप में पंचम गणतंत्र के अंतर्गत कार्यपालिका का जो प्रधान है राष्ट्रपति, उसे बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई, जबकि चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति एक दुर्बल राष्ट्रपति था, लेकिन पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति दे दी गई और जो राष्ट्रपति और नामात्र का प्रधान नहीं बनाया गया बल्कि इसको वास्तविक प्रधान बनाया गया। और इसके बाद में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री वास्तव में राष्ट्रपति की अधीनता में कार्य करेंगे, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है पंचम गणतंत्र में। इसलिए इस संविधान का जो मूल मंत्र है वह है व्यवस्था और स्थायित्व। इसको आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि पंचम गणतंत्र के संविधान की जो कुंजी है वह स्थिरता और प्राधिकार है। वही बात आ जाएगी, चाहे इसको व्यवस्था और स्थायित्व कहें या स्थिरता और प्राधिकार कहें। प्राधिकार मतलब राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया है। यहाँ पर कार्यपालिका के यहाँ वास्तविक रूप प्रधान तो दो ही है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी है, लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को वास्तविक रूप में इतनी शक्ति नहीं दी गई जितनी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। यहाँ वास्तविक रूप में राष्ट्रपति को ही संविधान और राज्य का संरक्षक घोषित किया गया है। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को ही संविधान और राज्य का संरक्षक घोषित किया गया है, इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया है। अतः कहा जा सकता है कि प्राधिकार के ऊपर बल दिया गया है। और दूसरा स्थिरता। स्थिरता का मतलब ये है कि यहाँ मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होंगे। हालांकि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी तो होगी, लेकिन वास्तव में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर इसे पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ स्थिरता होगी और प्राधिकार भी होगा। ये पंचम गणतंत्र के संविधान की कुंजी है। आप ये दोनों बातें नोट कीजिएगा, ये इसका निचोड़ है। इसके आधार पर आप पूरे पंचम गणतंत्र के संविधान को समझ सकते हैं। इसके बाद में लेंगे हम पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं। इसके लिए मैंने 20 बिंदु तैयार किए हैं। विशेष प्रयास किया है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को फ्रांस का संविधान मैं इस रूप में समझाऊं कि कोई बात शेष ना रहे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि सब कुछ आपको समझा जाए, कोई बात शेष ना रह पाई। नंबर 1, पहली विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, ये संविधान की प्रस्तावना। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा पहले ही विशेषता में हमने संविधान की प्रस्तावना का जिक्र क्यों कर दिया? वैसे तो सभी देशों के संविधान की अपनी प्रस्तावना होती ही होती है, किसी न किसी रूप में उद्देश्य का, जिसको बोलते हैं फ्रेमवर्क बोलते हैं जिसको, तो किसी न किसी रूप में सभी देशों के संविधान की प्रस्तावना होती है। लेकिन भाई, जो फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान है ना, इसकी कुछ विचित्रता है। इसकी कुछ विचित्रता है। क्या विचित्रता है? ध्यान दीजिएगा। वास्तव में नोट कीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना पहली विशेषता। देखो, अन्य देशों के संविधान की प्रस्तावना का हम अध्ययन करते तो प्रस्तावना के अंतर्गत क्या होता है कि वहाँ वास्तविक रूप में सत्ता का स्रोत, इसके साथ में उसका क्या लक्ष्य है, क्या आदर्श है, मतलब वास्तव में संविधान का क्या आदर्श होगा, क्या लक्ष्य होगा, और इसके बाद में उसका जो संप्रभुता होगी, सत्ता का स्रोत क्या होगा। तो स्रोत, लक्ष्य और आदर्श का उल्लेख किया जाता है किसमें? प्रस्तावना में। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में स्रोत, लक्ष्य, आदर्श के बजाय वास्तव में संविधान की प्रस्तावना में नागरिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख किया गया है। विचित्र बात है ये। यहाँ वास्तव में संविधान के प्रस्तावना में लक्ष्य, आदर्श का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वास्तविक रूप में आदर्श का उल्लेख किया गया, मूल्यों का उल्लेख किया गया, लक्ष्य का उल्लेख किया गया है, सत्ता किसके हाथों में होगी, स्रोत, इसका भी उल्लेख किया गया है। अर्थात जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता इत्यादि आदर्शों का उल्लेख किया गया है। और हम भारत के लोग, इसका मतलब संप्रभुता का जो अंतिम वास होगा जनता में होगा। तो वास्तव में फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में स्रोत, लक्ष्य, आदर्श के बजाय, मतलब इसका उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में, बल्कि नागरिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में ही नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्या कहा है मैंने? फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में ही नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये संविधान का भाग नहीं है, बल्कि संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिएगा। दूसरा जो इसकी विशेषता है संकट काल का शिशु। वास्तव में फ्रांस का जो संविधान है, पंचम गणतंत्र का संविधान, जो कि 4 अक्टूबर 1958 से लागू किया गया है, भाई डेफिनेटली ये संकट काल का शिशु है। क्यों? क्योंकि जब चतुर्थ गणतंत्र का संविधान क्रियान्वित हो रहा था, उसके आधार पर शासन का संचालन किया जा रहा था, तो उस समय वास्तविक रूप में गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई थी। क्योंकि ये भाई विद्रोही सेना ने मांग की थी, चतुर्थ गणतंत्र में जो सरकार थी उसके विरुद्ध विद्रोह किया था सेना ने, और वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी, गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, पूर्ण रूप में राजनीतिक अशांति फैली हुई थी। तो ऐसे संकट काल के अंतर्गत ही
पंचम गणतंत्र का संविधान बनाया गया। इसलिए पंचम गणतंत्र के संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है। शिशु का मतलब ये कि उस समय जो पर्यावरण था, जो वातावरण था, जो परिवेश था, जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां ऐसी थी कि चारों तरफ संकट ही संकट था, राजनीतिक अस्थिरता थी, गृह जैसी स्थिति थी, है, सेना ने विद्रोह कर दिया था शासन के विरुद्ध। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में जो ये परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में ही संविधान का निर्माण किया गया था और ये परिस्थितियां बहुत ज़्यादा संकट जैसी स्थिति थी। इसी के साथ में जो ये परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। तो इन परिस्थितियों के अधीन रहते हुए ही पंचम गणतंत्र का संविधान बनाया गया था, इसलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है। तीसरी विशेषता है निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे फ्रांस का संविधान एक विकसित संविधान नहीं है बल्कि निर्मित संविधान, इसका निर्माण किया गया है। जैसे ब्रिटेन के संविधान की हम बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान एक निर्मित संविधान नहीं, विकसित संविधान है। उस संविधान का धीरे धीरे लगभग 1600 वर्ष हो गए, 1700 वर्ष हो गए, उसका विकास ही हो रहा है धीरे धीरे। उसका कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता ब्रिटेन के संविधान का। परंतु जो फ्रांस का संविधान है वह एक निर्मित संविधान, तो इसका निर्माण तो किया गया है लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान है ये। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप फ्रांस का जो संविधान है उस संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया है बल्कि जनरल डी गॉल, क्या बोल रहा हूँ मैं, जनरल डी गॉल के नेतृत्व में इस संविधान का निर्माण किया गया है। मैंने नोट भी कर दिया है, जनरल डी गॉल के नेतृत्व में फ्रांस के संविधान का निर्माण किया गया। परंतु इसके साथ में 35 सदस्यों की एक परामर्शदात्री सभा के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया था। लेकिन जो ये 35 सदस्य जो परामर्शदात्री सभा है, इनका निर्वाचन जनता ने नहीं किया है, इसलिए वास्तव में यह जो संविधान है वह संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि संविधान सभा किसको कहा जाता है? संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को कहा जाता है। लेकिन यहाँ वास्तविक रूप में संविधान निर्माण के लिए अलग से कोई प्रतिनिधि सभा गठित नहीं की गई है, अर्थात जनता के द्वारा उसका चुनाव नहीं करवाया गया। इसलिए जो फ्रांस का संविधान है वह बिना संविधान परिषद का संविधान है। जैसे भारत के संविधान की बात आती है तो भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, लेकिन फ्रांस का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है। मैंने ये नोट कर दिया, जनरल डी गॉल के नेतृत्व में 35 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया था। चौथी विशेषता लिखित संविधान। भाई फ्रांस का संविधान एक लिखित संविधान है। इसके अंतर्गत 92 धाराएं हैं और 15 अध्याय हैं। नोट कीजिएगा, कुछ किताबों के अंतर्गत 95 धाराएं दे रखी हैं, अनुच्छेद, वो गलत है। वास्तव में पंचम गणतंत्र के संविधान में 92 धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं और 15 अध्याय हैं। यह संविधान वास्तविक रूप में 28 सितंबर 1958 को जनमत संग्रह के द्वारा स्वीकृत कराया जाता है। मतलब वहाँ इस संविधान के ऊपर जनमत संग्रह कराया जाता है, जनता की राय ली जाती है और जनता के द्वारा स्वीकृति दी जाती है और 80% लोगों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था, अपने मत का प्रयोग किया था, जो कि 4 अक्टूबर 1958 से लागू कर दिया गया। इसके बाद में 5वां है कठोर संविधान। 5वीं विशेषता, भाई पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कीजिएगा, संविधान में संशोधन की पद्धति के आधार पर या तो वह लचीला होता है या कठोर होता है। लचीला संविधान उसे कहा जाता है जब किसी देश के संविधान में साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है तो इसे लचीला संविधान कहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है। और जब किसी देश के संविधान के अंतर्गत वास्तविक रूप में संवैधानिक कानून और साधारण कानून को बनाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी है, अमेरिका में भी है और फ्रांस में भी है। तो फ्रांस का संविधान एक कठोर संविधान है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में फ्रांस के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है तो वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है संसद में, और इसके बाद में दोनों सदन अर्थात जो यहाँ राष्ट्रीय परिषद और सीनेट है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है फ्रांस में, दोनों सदनों के द्वारा 3/5 बहुमत के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाएगा तो संविधान में संशोधन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, दोनों सदनों का मतलब क्या है? राष्ट्रीय परिषद और सीनेट, 2 सदन है फ्रांस की संसद के अंतर्गत। ठीक है भाई। इसके बाद में 6ठी विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। भाई फ्रांस का जो संविधान है वास्तविक रूप में है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जो शासन किया जाता है वह प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता के द्वारा, निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ में इसके अंतर्गत जनमत संग्रह की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है।
और अगला 7वां है संविधान का जनतंत्रीय एवं गणतंत्रीय स्वरूप। वास्तविक रूप में फ्रांस का जो संविधान है जनतंत्रीय एवं गणतंत्रीय स्वरूप का है। गणतंत्रीय इसलिए है कि वहाँ का जो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति व राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया जाता है, इसलिए वह गणतंत्रीय है। अर्थात जब किसी देश का राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है तो उसी गणतंत्रीय शासन प्रणाली कहा जाता है, और जब किसी देश का राज्याध्यक्ष वंशानुगत होता है तो इसे राजतंत्रीय शासन प्रणाली कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन में राजतंत्र है और भारत में, अमेरिका में और फ्रांस में भी गणतंत्रीय व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही देशों के अंतर्गत जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, राज्याध्यक्ष होता है, वह निर्वाचित होता है, इसलिए गणतंत्रीय व्यवस्था है फ्रांस में भी। और जनतंत्रीय इसलिए है क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ किसी न किसी रूप में जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है। तो ऐसी स्थिति में ये भारत से और अमेरिका से कहीं ज़्यादा जनतंत्रीय है। क्यों? क्योंकि ना तो भारत में जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है और ना ही अमेरिका के अंतर्गत जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है। मतलब किसी भी रूप में यदि संविधान में कुछ संशोधन किया जाना है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जनमत संग्रह की मांग की जाती है। तो डेफिनेटली फ्रांस का संविधान जनतंत्रीय गणतंत्रीय ये दोनों ही स्वरूप है। मैंने यहाँ लिखा राष्ट्रपति जनता, मतलब राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है, इसलिए यह गणतंत्रीय। और इसी के साथ में यह जनमत संग्रह की व्यवस्था भी की गई है, इसलिए यह जनतंत्रीय। 8वां धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र का संविधान है वास्तविक रूप में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। अर्थात इस संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कह दिया गया है कि राज्य के द्वारा किसी भी रूप में किसी धर्म या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समानता का अधिकार होगा। बाकी इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भारत में भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है तो आप इसको ठीक से समझ सकते हैं। 9वां है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिएगा, वास्तव में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी यहाँ की गई है, लेकिन इसमें कुछ अलग बात है। क्या अलग बात है? कि 1789 के अंतर्गत जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उस घोषणा पत्र को ही फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में स्वीकार किया गया। सबसे सर्वप्रथम फ्रांस में स्वीकार किया गया था, इसको सर्वप्रथम फ्रांस में स्वीकार किया गया था। मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, इसको वास्तविक रूप में सबसे पहले फ्रांस के संविधान में ही प्रस्तावना में स्थान दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ केवल अधिकारों की चर्चा संविधान की प्रस्तावना में की गई है, ये संविधान का अंग नहीं है, बल्कि संविधान की प्रस्तावना में ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है किस देश के संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। 10वां है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। फिर से बोल रहा हूँ, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। भाई वास्तविक रूप में फ्रांस का जो संविधान है, पंचम गणतंत्र का जो संविधान है, इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इन दोनों ही प्रतिमानों का समन्वय किया गया है। कैसे किया गया? वास्तविक रूप में यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं संसदात्मक व्यवस्था से क्या लिया गया है। जैसे संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में ये होता है, क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल होता है वह संसद के प्रति उत्तरदायी हो। तो डेफिनेटली फ्रांस में जो मंत्रिमंडल है वह संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन यहाँ जो मंत्रिमंडल होगा वह मंत्रिमंडल संसद का सदस्य नहीं होंगे। वो मतलब मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होंगे। तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात आ गई। उत्तरदायी तो है, ये उत्तरदायी हैं, तो ये संस्थात्मक शासन प्रणाली की बात आ गई। अगली बात, उत्तरदायी तो है ये मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के प्रति, लेकिन संसद अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिमंडल को पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण होगा। अगली बात, वास्तविक रूप में जो यहाँ कार्यपालिका का प्रधान है राष्ट्रपति वास्तव में जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है प्रत्यक्ष रूप में। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण होगा। तो इसलिए फ्रांस के संविधान के अंतर्गत वास्तव में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय किया गया है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में हम कहें तो संसदात्मक शासन प्रणाली के लक्षण ही मौजूद हैं और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लक्षण भी मौजूद हैं। बाकी इसकी डिटेल्स आगे क्रमबद्ध रूप में जैसे ही इसकी बारी आएगी तो हम व्यापक रूप में इस दोनों बातें समझाएंगे। और इसके बाद में 11वीं जो विशेषता है वह है अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और कमजोर व्यवस्थापक। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत विशेषकर इस बात के ऊपर बल दिया गया कि भाई जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ दी जाए। इसीलिए पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत अधिकार संपन्न राष्ट्रपति की स्थापना की गई। मतलब यह राष्ट्रपति को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ दी गई और स्वाभाविक भी है, राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद में वास्तविक रूप में राष्ट्रपति और साथ ही जो इसके अधीन जो मंत्रिमंडल होगा, प्रधानमंत्री का पद भी है, तो वास्तव में इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकता। और ये किसी भी रूप में राष्ट्रपति संसद के ऊपर निर्भर नहीं होगा।
निर्भर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ राष्ट्रपति को बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष होगा, 7 वर्ष होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल, 7 वर्ष, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 7 वर्ष। और कमजोर व्यवस्थापिका, यहाँ वास्तविक रूप पंचम गणतंत्र का जो संविधान है इसके अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है, वहाँ की जो संसद है जिसके 2 सदन, राष्ट्रीय परिषद और सीनेट, इसको बिल्कुल कमजोर बना दिया गया। कमजोर कैसे बना दिया गया कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होंगे। फिर मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका में तो बैठेंगे, भाग लेंगे बैठकों में, लेकिन व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। तो इसलिए यहाँ जो व्यवस्थापिका है उसको वास्तव में कमजोर बनाया गया है। बाकी आगे चलकर हम राष्ट्रपति और व्यवस्थापिका इन दोनों के ऊपर अलग से एक एक लेक्चर अपलोड करेंगे, वहाँ ये सारी बातें समझा देंगे, या मैंने केवल संकेत दिया है। तो इधर आइए कमजोर व्यवस्थापिका। आगे मैंने लिखा है कि धारा 5 में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि वास्तविक रूप में राष्ट्रपति, यहाँ रा का मतलब है राष्ट्रपति, स का मतलब संविधान, राष्ट्रपति संविधान और राज्य का संरक्षक होगा। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 5 अर्थात अनुच्छेद 5 में साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, रा मतलब राष्ट्रपति, स मतलब संविधान, राष्ट्रपति संविधान और राज्य का संरक्षक होगा। फिर से बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति संविधान और राज्य का संरक्षक होगा। तो कंप्लीटली राष्ट्रपति को यहाँ शक्तियाँ दे दी गई हैं, तो राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है। और 11वां है शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया है मोंटेस्क्यू ने दिया है, और मोंटेस्क्यू फ्रांस के ही थे, तो इसलिए वहाँ के शासन व्यवस्था के ऊपर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन हम ये कहेंगे कि वहाँ ठीक है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की स्थापना अलग अलग रूप में की गई है, न्यायपालिका की भी स्थापना अलग रूप में की गई है, लेकिन उस रूप में शक्ति पृथक्करण नहीं है वहाँ जिस रूप में अमेरिका में। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के अंतर्गत बैठते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ शक्ति का पृथक्करण होगा वहाँ कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में बैठेंगे ही नहीं। लेकिन फ्रांस के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका में बैठते हैं। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है, ठीक है। अब उत्तरदायी होती है तो इसका मतलब पूर्ण रूप में शक्ति पृथक्करण यहाँ पर नहीं है। शक्ति पृथक्करण की झलक है, लेकिन पूर्ण रूप में शक्ति पृथक्करण यहाँ पर नहीं है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है ये संविधान। इसके बाद में 13वीं विशेषता है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक दलों को वास्तव में संविधान के अंतर्गत स्थान दे दिया गया है, इनको संवैधानिक मान्यता दे दी गई है, जिसका उल्लेख फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 4 या अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किया गया है। और क्या कहा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों के माध्यम से होगी। मता मतलब मताधिकार की अभिव्यक्ति, नोट कीजिएगा, मताधिकार की अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों के माध्यम से होगी। ये संविधान में स्पष्ट रूप में लिख दिया गया है। इसलिए पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत ही राजनीतिक दलों को मान्यता दे दी गई है, इसलिए राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछा जा सकता है किसी भी रूप में। निम्न में किस देश के अंतर्गत राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो फ्रांस में है मान्यता प्राप्त। 14वां है संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई जो कि बड़ी विचित्र है। क्या? संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। सबसे पहले इसको समझिएगा, वास्तव में संवैधानिक परिषद की व्यवस्था जो होती है, इसके अंतर्गत जो ये संस्था है इसमें 9 सदस्य हैं। क्या है? 9 सदस्य हैं जो कि वास्तविक रूप में इनका जो कार्यकाल है 9 वर्ष है। 9 सदस्य हैं, कार्यकाल 9 वर्ष है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष पर हट जाते हैं। ये तीनों बात याद रखनी है। संवैधानिक परिषद नामक संस्था में 9 सदस्य हैं जिसका कार्यकाल 9 वर्ष है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष पर हट जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी संवैधानिक परिषद के ऊपर अलग से मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, यहाँ तो केवल विशेषताओं के रूप में समझना है। अब जो संवैधानिक परिषद नामक संस्था है, इसकी विचित्रता क्या है? इसकी विचित्रता ये है कि फ्रांस के अंतर्गत वास्तव में यह संवैधानिक परिषद ही चुनाव से संबंधित कार्य करेगी।
चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, जैसे भारत की बात आती है तो निर्वाचन से संबंधित कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। और फ्रांस में चुनाव से संबंधित कार्य संवैधानिक परिषद करती है। इसी के साथ में वहाँ वास्तविक रूप में संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की व्याख्या भी संवैधानिक परिषद के द्वारा की जाती है, न्यायपालिका के द्वारा नहीं की जाती। इसलिए इस संस्था के द्वारा दो कार्य किए जाते हैं, चुनाव से संबंधित और कानूनों की व्याख्या से संबंधित। अर्थात फ्रांस के अंतर्गत न्यायपालिका व्यक्तियों की स्वतंत्रता से संबंधित कार्य तो करती है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा संबंधित कार्य तो करती है, लेकिन वहाँ न्यायपालिका वास्तव में संसद या व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी व्याख्या नहीं करती है, और ये व्याख्या करने का कार्य संवैधानिक परिषद के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए ये एक विचित्र संस्था है और एग्जाम पूछा जा सकता है निम्न में से किस देश के अंतर्गत संवैधानिक परिषद के द्वारा व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या से संबंधित कार्य किया जाता है। तो संवैधानिक परिषद। निम्न में से किस देश के अंतर्गत संवैधानिक परिषद के द्वारा चुनाव से संबंधित कार्य किया जाता है? तो वह भी संवैधानिक परिषद के द्वारा ही किया जाएगा, फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस में ही यह एक ऐसी संस्था है जो कि चुनाव से संबंधित और व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी व्याख्या से संबंधित कार्य करता है, ठीक है। 15वां है बहुदलीय पद्धति। भाई डेफिनेटली जब दल पद्धति की बात आती है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की बात आती है, 3 प्रकार की प्रणालियां होती है, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था चीन के अंतर्गत है। जब किसी देश के अंतर्गत केवल एक ही दल हो तो एक दलीय व्यवस्था होती है। द्विदलीय व्यवस्था जैसे कि ब्रिटेन में और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुदलीय व्यवस्था जैसा कि भारत में है, स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में भी है बहुदलीय पद्धति है। तो नोट कीजिएगा बहुदलीय पद्धति। यहाँ मुझे ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुदलीय पद्धति के बारे में बहुत कुछ जानना हो तो मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में बहुदलीय पद्धति है। यहाँ पर फिर 16वीं विशेषता द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान का आप अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ व्यवस्थापिका के संगठन को समझना ही होता है। और व्यवस्थापिका के संगठन की बात आती है तो व्यवस्थापिका के संगठन के अंतर्गत विशेषकर 2 सिद्धांत होते हैं, एक सदनीय व्यवस्थापिका, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। एक सदनीय व्यवस्थापिका का मतलब होता है जब किसी देश की व्यवस्थापिका में एक सदन होता है तो उसे एक सदनीय व्यवस्थापिका कहा जाता है, जैसे कि चीन के अंतर्गत है एक सदनीय व्यवस्थापिका। द्विसदनीय व्यवस्थापिका उसे कहा जाता है जब किसी देश की व्यवस्थापिका के अंतर्गत 2 सदन होते हैं, जैसे कि भारत में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। अर्थात यहाँ की संसदीय व्यवस्थापिका में 2 सदन है जिनके नाम है राष्ट्रीय परिषद और सीनेट। राष्ट्रीय परिषद प्रथम सदन है, सीनेट द्वितीय सदन है। राष्ट्रीय परिषद निम्न सदन है, सीनेट उच्च सदन है। बाकी इन दोनों के बारे में अलग से मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। और 17वां है एकात्मक शासन। पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कीजिएगा, वहाँ वास्तविक रूप में संविधान के द्वारा शक्ति एक ही सरकार को दी गई है या उसका विभाजन किया गया है। इस आधार पर 2 प्रकार की प्रणालियां होती हैं, प्रतिमान होते हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। संघात्मक शासन में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, जैसा कि भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है भाई। जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान के द्वारा सारी शक्तियां एक अकेली केंद्रीय सरकार को दे दी जाती है, जैसा कि ब्रिटेन में और फ्रांस के अंतर्गत एकात्मक शासन प्रणाली है। तो फ्रांस में एकात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ पर संविधान के द्वारा सारी शक्तियाँ एक अकेली केंद्रीय सरकार को दे दी गई हैं। किसको दे दी गई हैं? केंद्र को या केंद्रीय सरकार को दे दी गई हैं, ठीक है भाई। इसके बाद में 18वीं विशेषता संक्षिप्त संविधान। फ्रांस का संविधान एक छोटा संविधान है, संक्षिप्त संविधान है, जिसमें केवल 92 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? केवल 92 अनुच्छेद है, 15 अध्याय है, ठीक है भाई। इसमें ज़्यादा समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में 19वीं विशेषता जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक नई व्यवस्था है जिसका नाम है संविधान। क्या? एक नई व्यवस्था है जिसका नाम है समुदाय। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक नई व्यवस्था है जिसका नाम है समुदाय। समुदाय वास्तव में ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा फ्रांस और समुद्र पार के जो फ्रेंच क्षेत्रों के बीच संबंधों की नई व्यवस्था की गई है, उसे एक समुदाय का नाम दिया गया है। अर्थात इसके द्वारा वास्तव में फ्रांस और समुद्र पार के जो फ्रेंच क्षेत्रों के बीच संबंधों की व्यवस्था की जाएगी वह इस समुदाय के द्वारा की जाएगी, जिसे कि नई व्यवस्था या समुदाय की संज्ञा दी गई है। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है निम्न में से किस देश के संविधान के अंतर्गत समुदाय जैसी नई व्यवस्था की स्थापना की गई है? तो वह फ्रांस में ही है, समुदाय। और अंतिम विशेषता 20वीं है विलक्षण न्याय व्यवस्था। बहुत महत्वपूर्ण बात है, विलक्षण न्याय व्यवस्था। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की यह भी एक विशेषता है कि यहाँ की न्याय व्यवस्था विचित्र है या विलक्षण है।
या निराली है। कैसे है निराली? कि वास्तव में फ्रांस की न्यायपालिका व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा तो करती है, लेकिन फ्रांस की न्यायपालिका के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की समीक्षा नहीं की जाती है, बल्कि कानूनों की समीक्षा संवैधानिक परिषद के द्वारा की जाती है, न्यायपालिका के द्वारा नहीं की जाती है। इसलिए पंचम गणतंत्र के संविधान में जो न्याय व्यवस्था है वह विचित्र या विलक्षण है। ठीक है भाई, तो ये इसकी 20वीं विशेषता होगी। मैं आशा करता हूँ इन 20 बिंदुओं के आधार पर आप फ्रांस के संविधान की सभी महत्वपूर्ण बातों को ठीक से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।